अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त नावल लेकर हाजिर हुई हूँ जिसका उन्वान है वाजिबुल मोहब्बत और इसकी राइटर हैं अरीबा ऐवान। तो चलिए इसको बिना देरी के पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं फ़र्द हूँ एक आम सी, एक किस्सा ना तमाम सी, न लहजबे मिसाल है न बात में कमाल है। हूँ देखने में आम सी उदासियों की शाम सी, जैसे कि एक राज हूँ मैं खुद से बेनियाज हूँ। न महजबीनों से रब्त है न शोहरतों का ज़ब्त है। रांझन ना फ़कीर हूँ न सस्सी न हीर हूँ, मैं पैक करे इखलास हूँ। दुआ वफ़ा और ख़ास हूँ मैं शख्स खुद शनास हूँ। तुम ही करो अब फ़ैसला, मैं फ़र्द हूँ एक आम सी या फिर बहुत ही ख़ास हूँ। तिलावत की खूबसूरत आवाज़ खामोशी में इर्ताश पैदा कर रही थी। फ़इन्न मअल उसरी युसरा, तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। इन्न मअल उसरी युसरा, बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़नसब, तो जब तुम फ़ारिग़ हो तो खूब कोशिश करो। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब ही की तरफ रग़बत रखो। आगा जान मैं अंदर आ जाऊँ? सर पर दुपट्टा लिए खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ उस सुनहरी पलकों वाली लड़की ने इजाज़त चाही। आ जाइए, बल्कि आप तो आ ही गई हैं, आगा जान ने मसनूई ख़ुफ़गी से कहा। हा हा हा, अरे मेरे प्यारे आगा जान, आपकी खूबसूरत आवाज़ में अपनी पसंदीदा आयत सुनकर रह नहीं सकी और बग़ैर इजाज़त आ गई। माज़रत चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा जी, आगा जान ने उसके हाथ से चाय लेते हुए कहा। अच्छा जी, तो कौन सी आयत है आपकी पसंदीदा? बेशक तंगी के साथ आसानी है, ये आयत मेरी पसंदीदा है। जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक अपने बंदे से मुखातिब हैं, उसे तसल्ली दे रहे हैं कि तंगी के साथ आसानी है। अगर एक दर बंद है तो क्या हुआ, वो तुम्हें बेहतर की जगह बेहतरीन देगा। जैसे सूरह अज़्ज़ुहा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वलसौफा युअतिका रब्बुका फतरदा, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। बल्कि पूरी सूरत ही हमारा हौसला बढ़ाती है। और पता है रब की खूबसूरत सिफत क्या है? जब हम गफलतों के टोकरे उठाकर उसके दर पर जाते हैं तो वो रद्द नहीं करता, फटकार नहीं देता, पिछली तौबा नहीं याद करवाता, भगा नहीं देता। वो तो दिल देखता है, नियतों को पढ़ता है, निदामत को देखता है, बंदगी को भांप लेता है, दिल में सुकून उतारता है और माफ़ कर देता है। वो एक ट्रांस की कैफियत में कह रही थी। आगा जान उसे मुस्कुराते सुन रहे थे। पर आगा जान, लोग इतने जालिम क्यों हैं? क्यों वो हमें तकलीफ़ देते हैं अपने लफ्ज़ों से? क्यों वो हमें रुस्वा करते हैं? क्यों वो माजी में किए गए हमारे गुनाहों का हवाला देते हैं? क्यों वो अपनी ज़िंदगी नहीं जीते? उसने अपनी आंखों में आई नमी छुपाई। हूर बेटा, जिन लोगों को अल्लाह पाक हमसे दूर कर देते हैं, अगर आपको उनकी हकीकत पता चल जाए ना, तो कभी भी आप उनके लौट आने की तमन्ना भी ना करो। अल्लाह के हर काम में हिकमत और भलाई पोशीदा होती है। जो चीज़ अल्लाह जानता है वो हम नहीं जानते, इसलिए अल्लाह से ज़िद ना लगाया करो और अपने फ़ैसलों को अल्लाह के हवाले करके मुतमईन हो जाया करो। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा बेहतर होते हैं और अल्लाह सबसे बेहतरीन हिकमत वाला है। उस पर कामिल यकीन रखो, वो कभी भी आपको नाउम्मीद न करेगा। वो आपको जहाँ से तोड़ेगा वहाँ से वो आपको अपने साथ जोड़ेगा, और जिसे वो अपने साथ जोड़ दे वो इंसान कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। बेशक तंगी के साथ आसानी है मेरे बच्चे, आगा जान ने शफ़क़त से उसके सर पे हाथ रखा। चलो अब ज़रा मुस्कुरा के दिखा। शाबाश मेरा बच्चा, हमारी आंखों का नूर। अच्छा जी, अगर ये आपकी आंखों का नूर है तो मैं क्या हूँ? वाइट कलर के सूट में बाजू का कफ मोड़े, आईब्रो उचका के ज़रा गुस्से से पूछा गया। अरे रे, तुम मैं बताती हूँ, तुम हो इस घर के बंदर जो आधी रात को चोरों की तरह घर में घुसता है, मिस्टर अजलान अरसलान। ये हम क्या सुन रहे हैं बरखुरदार? आगा जान ने सख्त लहजे में पूछा। वो आगा जान, मैं सारिम की तरफ चला गया था, आप कहते तो मैं भी आपकी बात करवा देता हूँ, निगाहें नीची करके जवाब दिया गया। बस बस रहने दे, सारिम की तरफ गए थे तो बता के जा सकते थे। जानते हैं ना कि हम रात के वक्त बच्चों के घर से बाहर निकलने के कितने खिलाफ हैं। सॉरी आगा जान, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अजलान ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। देखो बेटा, हर काम का एक वक्त होता है। आप सुबह भी जा सकते थे, बताकर भी जा सकते थे। अल्लाह न करे कोई हादसा पेश आ जाता तो। एक ही कॉलोनी में कुछ घर छोड़कर दूर कैसा हादसा, वो सोच ही सका। चले जाएं, फ्रेश हो जाएं, नाश्ते पे मिलते हैं। जी जी, अच्छा आगाजान, पर आप नाराज़ तो नहीं है ना? हाँ, पर ये आखिरी वार्निंग थी, दादा जान ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ हाँ ओके आगा जानी, आई लव यू। ये उल्लू है आगा जान, आप हमेशा इसे माफ़ कर देते हैं। हुरा ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रख के कहा। अरे अरे, कैसी बहन हो, अपने मासूम इकलौते प्लस प्यारे भाई को मरवाना चाहती हो? तोबा तोबा, अजलान ने बाकायदा दोनों कानों को हाथ लगाते हुए कहा। बस बस ड्रामे ना करो, जैसे जानती नहीं हो तुम। आगा जान दोनों को देख के नफ़ी में सर हिलाया और मुस्कुराने लगे। वो जानते थे कि अब उनकी लड़ाई जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली।
یہ منظر ہے اسلام آباد کے 2 منزلہ خوبصورت مکان جہانگیر ولا کا، جہاں جہانگیر حیات صاحب اپنے بیٹے ارسلان حیات، بہو سفینہ ارسلان، پوتے ازلان ارسلان اور پوتی حوریہ ارسلان عرف حورا کے ساتھ رہتے تھے۔ جہانگیر صاحب کی ایک بیٹی سمن جہانگیر لاہور میں اپنے شوہر کے ساتھ قیام پذیر ہے، جن کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے سے کمرے میں جہاں ضرورت کی ہر شے موجود ہے، کمرے کی نفاست اور خوبصورتی رہنے والے کے ذوق کا پتہ دیتی ہے۔ بائیں طرف بنی شیلف جہاں مختلف کتابیں ترتیب سے رکھی ہیں، وہاں سے تھوڑے دور روم سے باہر لان میں بیٹھے وہ اپنے سیاہ لمبے بالوں کو جوڑے کی شکل میں قید کیے اپنے ماضی کو سوچ رہی تھی۔ 1.5 سال پہلے وہ اپنی یونیورسٹی میں کینٹین ایریا میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی یونی شہر کی نمبر 1 یونیورسٹی تھا۔ ارسلان صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، تو کبھی پیسوں کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ٹیبل پر کوہنی رکھے پرسوچ انداز میں بیٹھے، آنکھوں میں شرارت لیے گہری بڑی براؤن آنکھیں، سیاہ لمبے سلکی پشت اور بکھرے بال، ناک میں چمکتی نوز پن، کسی کو بھی مسپرائز کر سکتی تھی۔ خوبصورت دودھیا رنگت اسے اپنی نانی سے وراثت میں ملی تھی، جو کہ پٹھان تھی۔ مقابل اس کے بچپن کی دوست پریشے اور اشنا بیٹھی تھی۔ مجھے تو ایسا لائف پارٹنر چاہیے جو ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک ہو، 5 وقت کی نماز کا پابند، اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہو۔ اس کی بات پہ دونوں دوستوں نے قہقہا لگایا، جبکہ پاس رکھی ٹیبل کے پاس بیٹھی نقاب کی لڑکی نے مڑ کر ریڈ لانگ شرٹ کے ساتھ سیاہ پٹیالہ شلوار پہنے، گلے میں مفلر کی طرح اسٹالر پہنے خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اشنا، ہاں ویٹ یار، مجھے ہنس لینے دو۔ مطلب سیریس ہو رہا جانی، تمہیں اپنے لیے مولوی ٹائپ بندہ چاہیے؟ وہ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ آغا جان کہتے ہیں کہ ہم سفر وہ ہو جو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اس نے برا منہ بنایا۔ نہیں، میرا مطلب 100 چوہے کھا کر ہورا نے پاس رکھی بک اس کے سر پہ ماری۔ ہاں پریشے، اچھا یار جانے دو، کلاس کا ٹائم ہے۔ دوسرے دن ہورا جیسے ہی کلاس سے نکلی، وہ نقاب والی لڑکی تقریباً بھاگتے ہوئے اس تک آئی۔ سنیے، سوری، آپ نے مجھے کچھ کہا؟ ہورا نے پوچھا۔ جی، کیا آپ کے 5 منٹ لے سکتی ہوں؟ بولیے، ہورا کے ساتھ کھڑی پریشے نے جانچتی نظروں سے دیکھتے کہا۔ نقاب والی لڑکی نے التجائیہ ہورا کو دیکھا کہ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ پری تم جاؤ، میں آئی۔ ہورا نے پری کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا۔ ایک نظر نقاب والی لڑکی کو گھوری سے نوازتے پریشے واک آؤٹ کر گئی۔ ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں باہر بینچ پر بیٹھ گئیں۔ نقاب والی لڑکی نے بات کا آغاز کیا۔ میرا نام ذل ہما ہے، میں اسلامیات کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے کل آپ کی باتیں سنی، معذرت چاہتی ہوں۔ کچھ جھجکتے ہوئے نقاب والی لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ ہورا نے جواباً آئی برو چکائے، جیسے کہہ رہی ہو کیا باتیں سنی؟ آپ اپنی دوستوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ کو کامل انسان چاہیے ایز اے لائف پارٹنر۔ جی تو؟ بے نیازی سے پوچھا۔ دیکھیں آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی سوچ بھی، مگر ذل ہما جھجکی۔ مگر کیا؟ ہورا نے پوچھا۔ مگر کامل ہم سفر کے لیے کامل بننا پڑتا ہے۔ کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ نقاب والی لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ ہورا کو اکتاہٹ ہو رہی تھی، مگر وہ بات کا مقصد جاننا چاہتی تھی۔ کیا آپ قرآن پاک پڑھتی ہیں؟ ایک اور سوال پوچھا گیا۔ جی، رمضان میں۔ کچھ شرمندگی سے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ کوشش کریں خود کو ان لوگوں کی صحبت میں رکھیں جو آپ کے ایمان کو سلامت رکھیں، نہ کہ ان لوگوں کی صحبت میں جو آپ کے ایمان کو کمزور کریں۔ ہمیشہ اچھی صحبت اور اچھی محفل والوں میں بیٹھا کریں۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، میری دوستیں اچھی نہیں؟ ہورا نے نخوت سے پوچھا۔ ارے نہیں، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ایک دم بوکھلائی۔ تو کیا مطلب تھا؟ ایکچولی میرا ہی دماغ خراب تھا جو یہاں بیٹھ گئی۔ ہورا نے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب 59۔ ہورا کے بڑھتے قدم زنجیر ہوئے، وہ تحیر سے پلٹی۔ ترجمہ: عورتوں پر ان کے باپوں اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں کے بارے میں پردہ نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ احزاب 55۔ وہ لڑکی اعتماد سے قدم قدم چلتی اس تک آئی۔ پیاری لڑکی، بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں۔ ترجمہ: گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ سورہ نور 26۔ آپ چاہتی ہیں آپ کو نیک ہم سفر ملے، اس کے لیے آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ چلتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ نقاب والی لڑکی چلی گئی۔ ہورا یار، کتنی دیر لگا دی، کہاں گم ہو؟ پری نے ہورا کو پکارا۔ وہ وہیں برف کا مجسمہ بنی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ لڑکی گئی۔ ہورا؟ ہاں، کہیں نہیں۔ وہ کہاں ہے؟ کون وہ؟ پری نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ وہی لڑکی، ہورا نے بے چینی سے پوچھا۔ اوف، مجھے نہیں پتا، چلو اشنا لوگ ویٹ کر رہی ہیں۔
پری اس کی بچپن کی دوست تھی، اسے اس لڑکی کے لیے حورا کی بے چینی اچھی نہیں لگی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ سر درد کا بہانہ کر کے روم میں چلی گئی، پر اس کی بے چینی تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، شعور رکھتی تھی، پر دل سب باتیں ماننے سے انکاری تھا۔ نفس کی اس جنگ سے تنگ آ کر اس نے آغا جان کے کمرے کا رخ کیا۔ آغا جان باہر لان میں بیٹھے اس سے ملے۔ آغا جان کے پاس بیٹھتے وہ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھانے لگی۔ ایسا وہ تب کرتی تھی جب وہ کسی بات سے زیادہ پریشان ہوتی۔ جہانگیر صاحب نے نیوز پیپر سائٹ پر رکھ کر اسے دیکھا۔ حورا بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ باہر کیوں آئیں؟ حورا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے گہری سانس لیا۔ آغا جان، پاکیزہ عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کیا پاکیزہ ہونے کے لیے ہمارا پردہ کرنا ضروری ہے؟ کیا جو لڑکیاں پردے کی پابندی نہ کریں وہ اچھی نہیں ہوتی؟ جہانگیر صاحب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ پاکیزہ عورتیں، یہ لفظ سن کے جانتی ہیں ہمارے ذہن میں کون سی شخصیت آئی ہے؟ بی بی جنت خاتون، شرم و حیا کا پیکر، جو جنت کی سب عورتوں کی سردار ہیں، جو زوجہ حیدری قرار ہیں، جو نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ ان سے زیادہ پاکیزہ اور شرم و حیا والا کوئی نہیں، مگر پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ قیامت کا دن ہوگا، ندا آئے گی، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے لگی ہیں، ان کی عظمت کو سلام۔ حورا بیٹا، اگر دنیا کے سارے مرد اندھے ہو جائیں تب بھی عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاکیزہ عورتیں بی بی مریم کی طرح ہوتی ہیں۔ ازواج مطہرات کی زندگی ہماری اسلامی بچیوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے۔ پاکیزہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کے نظریں عزت سے جھک جائیں۔ جی آغا جان، مدھم لہجے میں سر جھکائے جواب دیا۔ سوال ختم ہو گئے تھے، جواب مل گئے، پر دل تھا کہ مضطرب تھا۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ بوجھل قدموں سے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ حورا بیٹا، دین پر چلنے والوں کے لیے پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے، پر اس کی منزل صرف اور صرف رضائے خدا ہے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نیکی کے راستے کے لیے چن لیتے ہیں۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں بھول جائیں، رب کیا کہتا ہے یہ یاد رکھیے۔ جائیے، اور اگر پھر بھی بخار نہیں اتر رہا تو سورہ الضحیٰ کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں، سورہ رحمان کی تلاوت کریے، ممکن ہے اللہ پاک شفا دیں۔ آغا جان نے معنی الفاظ میں مسکراتے ہوئے کہا۔ حورا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھتے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد جہانگیر صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہیں حورا بہت عزیز تھی، وہ جانتے تھے کہ اس کے لیے فیصلے مشکل ہوگا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ انہوں نے زیر لب پڑھا اور مسکرا دیے۔ روم میں جانے کے بعد وہ خود سے سوال کر رہی تھی، کیا مجھ جیسی گناہگار کو اللہ پاک معاف کر دیں گے؟ میں نے آج تک سوائے نماز کے دوپٹہ نہیں کیا، نماز کو بھی بوجھ سمجھ کے پڑھا، قرآن پاک بھی رمضان کے علاوہ کبھی نہیں کھولا، دین کی سمجھ ہوتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ یونی میں لڑکوں کو تلخ لہجے کی وجہ سے خود سے دور رکھا، جبکہ بغیر دوپٹے کے رہی، ان کی نظروں کو حد میں نہیں رکھ سکتی۔ میں ایک پاکیزہ لڑکی نہیں بن سکی۔ آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے، سسکیوں کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے چہرہ صاف کیا اور وضو کرنے واش روم میں گھس گئی۔ آج اتنے مہینوں کے بعد دل سے شرمندہ ہو کر قرآن پاک کھولنے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ترجمہ: چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ ما ودعک ربک وما قلی۔ ترجمہ: نہ تمہیں تمہارے رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا۔ اسے لگا جیسے اللہ پاک اس سے مخاطب ہیں، جیسے یہ الفاظ اسی کے لیے تو کہے جا رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے، پر یہ آنسو سکون کے تھے، ہدایت کے تھے۔ پوری سورت پڑھنے کے بعد ایک سکون تھا جو اسے محسوس ہوا۔ قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر اپنے بیڈ کے پاس رکھے پڑے سے شیلف پر ادب سے رکھا۔ وہ بالآخر اسے سکون مل گیا تھا۔ اگلی صبح اپنے ساتھ ساتھ حوریہ ارسلان کی زندگی میں بھی اجالے لے آئی۔ السلام علیکم۔ ناشتے کے ٹیبل پر سب کو سلام کر کے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ آغا جان نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتے جواب دیا۔ حورا؟ مسز ارسلان بمشکل بول سکی۔ ہلکے پنک کلر کے کپڑوں میں چہرے کے گرد نماز کی طرح دوپٹہ لپیٹے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میری گڑیا تو آج سچ مچ گڑیا لگ رہی ہے۔ ارسلان صاحب نے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے محبت سے کہا۔ ارے رے، ایک منٹ محترمہ، آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ازلان نے مسکراہٹ دباتے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ ازی، بہن کو تنگ نہ کرو۔
जहांगीर साहब ने डपटा। हुरा, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? अरसलान साहब ने पूछा। नहीं बाबा जान, क्लासेस फ्री थी, परी को लीव का बोल दूंगी, धीमी आवाज़ में जवाब दिया। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ऑफिस से देर हो रही है। अल्लाह हाफिज़ आगा जान। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अल्लाह पाक की अमान में। सफ़ीना बेगम अरसलान साहब को सी ऑफ करने दरवाजे तक गई। वैसे इस तब्दीली की वजह? अजलान ने उसके कान में सरगोशी की। हम इधर ही हैं बरखुरदार। जहांगीर साहब ने खंकार कर अजलान को घूरी से नवाजा। नहीं आगा जान, मैं तो इसे कह रहा था कि ये जन्नत के पत्तों में बहुत अच्छी लगती है। आगा जान ने नासमझी से उसे देखा। हुरा ने मुस्कुराहट दबाई। वो कैसे भूल सकता था ये नावल हुरा ने मिन्नत समाजित करके उससे पढ़वाया था। जो नावल उसे पसंद आता उसे ज़रूर पढ़वाती और बदले में वो हुरा के हाथ से बने फरमाइशी खाने खाता। नाश्ते के बाद वो लॉन में बैठी हुई थी, जहाँ बड़े से लॉन में हर तरह के खूबसूरत और फूलों के साथ साथ फलों के बड़े से पेड़ भी लगे थे, जो कि आगा जान के हुक्म पर लगाए गए थे, जो हर साल हमसायों के घर भी भिजवाए जाते। फूलों की मशहूर कुन खुशबू से मसरूर कर रही थी। हुरा, मिसेज अरसलान की आवाज़ पर उसने पलटकर उन्हें देखा। जी मामा, आइए बैठिए। मिसेज अरसलान को शशोपंज में देखते हुरा ने बात का आगाज़ किया। मैं जानती हूँ मामा, आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। ज़रूरी नहीं इंसान कुछ पाकर ही खुशी महसूस करे। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की खातिर कुछ छोड़ देने से भी खुशी मिलती है, चाहे वो बुरी आदत हो, बुरे ख्यालात हों, या अपने रब की मुकर्रर की हुई हुदूद से आगे न बढ़ना। इससे इंसान को ईमान की हलावत महसूस होती है और मोमिन की खुशी अल्लाह ताला की इताअत में ही हुआ करती है। वो अपनी हथेली पर नज़रें जमाए आहिस्तगी से कह रही थी। मिसेज अरसलान ने बगौर उसे देखा। ये रास्ता बहुत मुश्किल है, तुम थक जाओगी। उसने आसूदा सी मुस्कुराहट से नज़र उठाकर मिसेज अरसलान को देखा। पता है मामा, सही रास्ता कभी भी आसान नहीं होते। आसानियाँ तो हमेशा गलत रास्तों में होती हैं जो शैतान हमें दिखाता है, लेकिन वही जो बज़ाहिर आसान और खूबसूरत नज़र आता है दरअसल सरासर धोखे के सिवा कुछ नहीं है। और वही हमारा इम्तहान है कि फर्मा बरदारों की तरह सीधे रास्ते पर चलते हैं या नहीं। आया कि दिल से चुन लिया है वो रास्ता। चाह कितनी है, वक्ती, जज्बाती या गर्जी फैसला तो नहीं। अल्लाह पाक का बताया हुआ रास्ता ही फलाह का रास्ता और दुरुस्त सिमत ही मंजिल तक ले जाती है। बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। मिसेज अरसलान ने मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुम्हें हिदायत दे और ईमान पर इस्तकामत दे। आमीन सुम्मा आमीन। मिसेज अरसलान के साथ बात करके उसे सुकून मिला। बेड पर लेटे वो मुस्कुराते हुए सोच रही थी। उसे लगता था अपर हाई क्लास के लोगों के साथ मेलजोल की वजह से मिसेज अरसलान उसका हिजाब लेना एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दुनिया में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी फैमिली होती है। अगर वो आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। ओ, मैं परी को कॉल करना ही भूल गई। वो एकदम उठ बैठी। मगर नहीं, अगर मैंने परी को खो दिया तो? फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। शोर की आवाज़ से अजलान, जो अभी घर आया था, लॉन में आया। नहीं आगा जान, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। आपकी लाडली पोती को आज मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। उसने गुस्से से अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए, पर रास्ते में आते हुए अजलान से पूरी तरह टकराई। आह, मार डाला जालिम, अंधे हो क्या? परिशे ने माथा मसलते गुस्से से कहा। ओ बीबी, देख के चलो ना। और ये क्या, तुम्हें अपने घर में आराम नहीं आता? एक ही कॉलोनी में होने का मतलब ये नहीं कि जब दिल चाहा मुंह उठाकर चली आओ। परिशे ने दांत पीसे। अजलान, मिसेस अरसलान ने डपटा। छुछंदर, अपना मुंह धो रखो, तुमसे मिलने नहीं आई। अजलान को अपने नए नाम पे सख्ता लग गया, जबकि मिसेस अरसलान और जहांगीर साहब ने बमुश्किल कहकहा रोका। कमरे का दरवाज़ा एक आवाज़ से खुलते जैसे ही उसकी नज़र हुरा पर पड़ी, वो अपनी जगह साकित रह गई। रोने की वजह से सुर्ख मतरून आंखें गले की गिर्द दुपट्टा लपेटे वो कमरे में बिछे मैट्रेस पर बैठी थी। हुरा, तुम क्यों रो रही हो? और ये सब क्या है? वो भागकर उसके पास बैठते बोली। हुरा उसे देखकर उसे गले लगते बेख्तियार रोने लगी। मम्मा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रोने के दरमियान टूटे फूटे लफ्ज़ों में उसने कहा। थोड़ी देर में पानी पीने के बाद जब उसकी हालत कुछ संभली तो उसने परी को उस लड़की से मिलके अब तक के सब वाक़यात बताए। मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब अजीब लगेगा, पर अब मैं और गुनहगार नहीं होना चाहती। तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती। शायद हमारा साथ यहीं तक था। ये सुनते ही परी ने खींचकर उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। हुरा ने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखते परी को देखा। हो गई बकवास। ख़त्म अल्लाह पाक का हो जाना बुरी बात नहीं, बल्कि उनकी करम नवाजी है। तुमने मुझे इस कदर खुदगर्ज समझ लिया कि महज इस बात पर कि अल्लाह पाक ने तुम्हें हिदायत दी तुम्हें छोड़ दूंगी। परी दुख से उसे देखते इस्तज़ाइया हंसी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ। मैं इस वजह से तुम्हें छोड़ दूँ कि तुमने पर्दा करना शुरू कर दिया? हम बचपन की दोस्तें हैं, मगर मुझे अफसोस तुम मुझे समझ नहीं सकी। मेरी दोस्ती को इतना सस्ता समझ लिया, अफसोस। रोते हुए हुरा को वही साकित छोड़ के वो रूम से निकल गई। लाउंज से निकलते हाथों की पुश से आंसू साफ करते बड़बड़ाते हुए जा रही थी। समझती क्या हो खुद को? परी रुको, हुरा ने उसे पुकारा और भागकर उसके गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। लॉन में आगा जान ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा।
کہاں تو وہ ہورا کی جان لینے کی بات کر رہی تھی، پر حقیقت تو یہ ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ تو دوستی ہو گئی؟ جی آغا جان، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھے اور برے تعلق کو کیسے پہچانا جائے۔ بڑا آسان جواب ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا تعلق ہے، ہر وہ تعلق جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ برا تعلق ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ہورا، پری نے جذب کے عالم میں ہورا کو دیکھتے کہا۔ تھینک یو۔ ہورا نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اذلان نے گہری نظروں سے پری کو دیکھا، تھوڑی پاگل ہے پر اچھی ہے۔ دوسرے دن یونی جانے کے لیے حجاب لیتے ہوئے اس نے پری کو کال کی۔ پری اس کی کالونی میں تھوڑے فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کی فیملی میں وہ، اس کی ماں منیگھت بیگم جو جہانگیر صاحب کی بھانجی تھیں، بابا ابراہیم صاحب اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی ارسل اور 12 سالہ عریشے رہتی تھیں۔ پری کے پاپا ابراہیم صاحب اور ارسلان صاحب بہت اچھے دوست تھے، یہی وجہ تھی کہ ہورا اور پری اکٹھی ارسلان صاحب کے ساتھ کالج جاتی۔ ہیلو، ہاں ہورا، ریڈی ہو؟ پری، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہورا نے موبائل ہاتھوں میں تھامے سہمے لہجے میں کہا۔ ڈر؟ پر کس سے؟ پری نے سمجھ کر گہری سانس لی۔ اوکے ہورا، میری بات سنو، تم نے حجاب کرنا شروع کیا، یہ تمہاری چوائس ہے، کون کیا کہتا ہے کیا نہیں یہ سب بھول جاؤ۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی چپ نہیں رہے گا، یہاں لوگوں کو اپنی لائف جینے سے زیادہ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کرنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے۔ یہ تمہاری لائف ہے، اپنی مرضی سے گزارو، اور اگر پھر بھی تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو بس اتنا سوچو کہ لوگوں کو خوش کرنا تمہارے لیے ضروری ہے یا اللہ پاک کو؟ اللہ پاک کو، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ تو بس ڈر کیسا، میں ہوں نا، پری نے چہک کے کہا۔ ہاں ہاں تم ہو نا، اوکے میں آتی ہوں۔ وہ آسودگی سے موبائل رکھتے مسکرائی۔ گھر سے نکلتے وقت اس سے جہانگیر صاحب نے کہا، ہورا بیٹا، میری ماں جی نے بچپن میں مجھے سمجھایا تھا، جب کسی کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے وہ نہیں بولتا، اس کا وکیل بولتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں زندگی میں کبھی لگے لوگ تم میں پریشان کر رہے ہیں، تمہاری دل آزاری کر رہے ہیں، تو کٹہرے میں تمہارا وکیل تمہارا رب ہوگا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تم خاموش رہنا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لوگوں کی طنزیہ جملے سنے، مذاق اڑایا۔ حجابن، بریک اپ گرل، اس کا بھی کٹ گیا، پر پری نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ پر تکلیف اسے تب ہوئی جب اس کی جان سے پیاری دوست اشنا نے سب کے سامنے اس کا مذاق اڑایا۔ ہورا نے پری کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا، پر جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو اس نے اشنا کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت، احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے، پر جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں نا، وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے۔ وہ عام لوگوں کی طرح کسی کی ظاہری صورت سے متاثر نہیں ہوتے۔ میرے نزدیک سیرت و اخلاق اچھا ہونا چاہیے، میرا معیار الگ ہے۔ مجھے لوگوں کی معاملات میں دلچسپی لینا پسند نہیں، اور یہ سچ ہے میں مفاد کی خاطر لوگوں سے دوستیاں نہیں کرتی، جو دل سے اچھا لگتا ہے اسی کو دوست کہتی ہوں۔ میں کسی کے سامنے ظاہری اچھی نہیں بنتی۔ جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں نا، زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ یہ وہ آخری جملے تھے جو اس نے اپنی دوست اشنا کو کہے۔ وہ دن ان کی دوستی کا آخری دن تھا۔ بہت سے لوگوں، رشتہ داروں نے اس کے حجاب لینے پر طنز ٹوکا، مذاق اڑایا، پر وہ جواب میں بس مسکرا دیتی۔ وہ جو سمجھتے ہیں کہ مجھے روتا ہوا دیکھیں گے، میرے قہقہے ان کے منہ پر تماچے ہیں۔ حال لیمپ کی مدھم روشنی میں ہلکا اندھیرا کیے، اے سی کی ٹھنڈک میں وہ نازک سا وجود نیند سے بیگانہ تھا۔ الارم کی آواز سے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ وضو کر کے نماز پڑھنے کے بعد اسے پورے جسم میں سکون سا محسوس ہوا۔ نماز ادا کر کے لان میں ٹہلتے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو تازگی کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ وہیں لان میں رکھی چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھ گئی۔ آغا جان نے مسجد سے واپس آ کر اس کے بیٹھتے ہوئے ہنکار بھرا۔ ارے آغا جان بیٹھیے، کیا سوچ رہا تھا میرا بچہ؟ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں آغا جان، بس ماضی کو سوچ رہی تھی، ہورا نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو سو مچ آغا جان، تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ایک تو یہ تم عورتوں کی بات بات پر رونے کی عادت، جہانگیر صاحب نے خفگی سے جھنجلا کر کہا۔ عورتیں؟ اس نے صدمے سے آغا جان کو دیکھا۔ پیچھے کھڑے اذلان کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آغا جان کتنا سچ بولتے ہیں یار آپ، ازی کے بچے، ہورا نے دانت پیسے۔ کہاں ہے میرے بچے آغا جان، ملوائیے مجھے۔ ادھر ادھر دیکھتے اذلان نے ڈھٹائی سے کہا۔ ویسے آغا جان یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، مسٹر اذلان فجر پڑھ کر آ رہے ہیں؟ آہا انٹرسٹنگ، ہورا نے ستائش سے کہا۔ دیکھ لو، اذلان نے فرضی کالر جھاڑا۔ ہاں بھائی، میرا بیٹا کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہے نا، تبھی اپنے نالائق پوتے کو زحمت دینی پڑی، آغا جان نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے کہا۔ آغا جان آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں، اذلان نے صدمے سے کہا۔ اولی میرا پیالہ بھیا، تمہاری پہلے عزت کیا تھی؟ ہورا نے ہنسی دباتے مذاق اڑایا۔ ہاں ہاں فنی۔ اچھا اب لڑنا نہ شروع کر دینا تم دونوں، آغا جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آئیے آغا جان، آپ کے نالائق بیٹا آپ کو کمرے تک چھوڑ آئے، جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے اندر جاتے وہ ہورا کی طرف منہ چڑھانا نہیں بھولا۔ بندر بھائی، میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، کوئی ضرورت نہیں کسی ہوٹل میں رہنے کی، آغا جان کیا سوچیں گے؟
और उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा। मिसेज अरसलान फ़ोन पर लगी सलाद काटते हुए उससे कह रही थी। किसकी कॉल है बुआ? हुरा ने काम वाली बुआ से पूछा। पता नहीं जी, पर बाजी बड़े गुस्से विच लगदे नहीं। मैंने कह दिया ना तो फिर। हुरा ने उनके पास से सलाद उठाकर मुंह में रखा। मिसेज अरसलान ने गुस्से से उसे आंखें दिखा दी। हुरा ने जवाबन शरारत से आंख मारी। सफीना बेगम ने अलविदाई कलमात कहते हुए कॉल रखी। इससे पहले कि सफीना बेगम अपनी चप्पल उठाती, उसने प्यार से उनके गले में बाजू डाले। मेरी प्यारी मामा जानी, इतना गुस्सा मत किया करें। किसकी कॉल थी? हुरा ने प्यार से उनके गले में बाहें डाले मान से पूछा। तुम्हारी फुप्पो की, कह रही थी वजदान आ रहा है काम के सिलसिले में, हॉस्टल में रहेगा। भाई अपना घर होते क्या जरूरत है? मिसेज अरसलान ने खफगी से कहा। वो फुप्पो का बेटा हिटलर खान यहाँ आ रहा है? वो एकदम सामने आ बैठी। नहीं, मेरा मतलब था वो तो पढ़ने गया था ना दुबई। उनके घूरने पर बरवक्त अपना जुमला दुरुस्त किया। हाँ गया था, और उसके वापस आए हुए 1 साल हो गया। मिसेज अरसलान ने दांत पीस के जवाब दिया। ओ मैं भूल गई, कब आ रहे हैं वो? इसी हफ्ते। बुआ ये ले जाएं। वजदान हैदर प्लस दादा जान के चमचे तो आखिर 7 साल बाद यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। उसने मुंह बनाते हुए सोचा। वैसे तो उसकी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी वजदान हैदर से, सिवाय उसके वो सबका पसंदीदा इंसान था। बचपन में भी वो इन तीनों की तरह शरारती बच्चा नहीं था। उसकी वजह से हुरा नज़रअंदाज हो जाती थी, जो हुरा के लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं था। मामा, वो सफ़ीना बेगम के पीछे किचन में आई। हाँ बोलो। वो अली नहीं आ रहा क्या? नहीं हुरा, सिर्फ वजद आ रहा है बस। उसने बुरा सा मुंह बनाया। बरगद के बड़े से दरख्त के नीचे बैठे वो पास लगे फूलों को देख रही थी। पास ही एक मासूम सी लड़की ग्लासेस पहने बैठी परी को इधर उधर टहलते देख रही थी। बैठ जा बहन, इस लड़की ने उसे देखते झुंझलाकर कहा। हाँ नहीं यार, कब आएगी वो? उसने थक कर बैठते हुए कहा। आती होगी, तुम लोगों ने भेजा क्या उसे? परेशान हो गई होगी वो। हुरा ने खफगी से कहा। बीबी, हम भी इंसान हैं, हमारे लिए तो कभी इतनी फिक्र नहीं हुई। हानी, जिसका नाम उम्मे हानी था, उसने परी की हाँ में हाँ मिलाई। तुम दोनों तो हो ही ना शुक्री, हुरा ने बदमजा होकर कहा। इतने में जिल हापती कांपती हुई कैंटीन से उन तक आई। इन दोनों ने अगर एक दोस्त खोई तो 2 मुखलिस दोस्तें पाई भी, जिनमें एक उम्मे हानी और दूसरी वही नकाब वाली लड़की जिल्ले हुमा थी। लो पकड़ो अपना सामान। उसने हुरा से मिनरल वाटर की बोतल लेकर पानी पीने के बाद नकाब उतारकर पसीना साफ किया, क्योंकि जिस तरफ वो लोग बैठी थी वहाँ स्टूडेंट का आना बहुत कम था। वो बहुत खूबसूरत थी, रोशन आंखें और खूबसूरत आवाज़। कैंटीन से होकर आई हो, पर लगता है जैसे कोई जंग फतह कर ली हो, परी ने चिप्स खाते हुए मज़े से कहा। मुझे जंग पर जाना मंजूर है, पर कैंटीन पर खड़ा रहना नहीं, सादगी से जवाब दिया। अरे कोई मेरा दुख भी सुन लो जालिमो, हानी ने दुहाई दी। वो तीनों बैक वक्त उसकी तरफ मुतवज्जह हुई। मेरे लेज वाले शॉपर में सिर्फ 5 चिप्स निकले हैं, उसने रोनी सूरत बनाकर कहा। इन तीनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा, फिर बेख्तियार कहकहा लगाकर हंस पड़ी। हानी ने मुंह बसोरा। वो ऐसी ही थी, मासूम सी। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद पार्किंग एरिया में खड़ी थी। तुम बता देती ना कि आज ड्राइवर बाबा ने नहीं आना, मैं अजी को आने का कह देती। हाँ तो मुझे क्या पता था कि गाड़ी ख़राब होनी, और तुम्हारे इसी भाई कम बंदर के साथ जाने से अच्छा है मैं गाड़ी के नीचे आकर जान दे दूँ अपनी, परी ने जवाबन कहा। बात करती हुए बाहर सड़क पर चलने लगी। ब्लैक कलर के अबाए में गले की गिर शॉल लपेटे, स्टॉल से अच्छी तरह नकाब किए, वो गुस्से से परी की तरफ पलटी। परी, वो मेरा भाई है, अपने अल्फाज वापस लो, उंगली दिखाकर गुस्से से कहा। नो नेवर, परी ने दोनों हाथ उठाकर जवाबन लापरवाही से कहा। एक्सक्यूज़ मी सिस्टर, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? मर्दाना आवाज़ पर वो दोनों पलटी। नहीं भाई थैंक्स, परी ने नरमी से जवाब दिया। देखिए सिस्टर, यहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ हैं, भाई भी बोल रही हैं तो भाई पर यकीन रखें, बैठ जाइए, उस लड़की ने पुरखुलूस लहजे में ऑफ़र की। अरे जी भाई चलें, परी जल्दी से हामी भरी। परी, हुरा ने उसे टोका। पैदल जाना है क्या? नहीं ना तो चलो। नाचार हुरा को बैठना पड़ा। गाड़ी में बैठने के बाद उन्हें एहसास हुआ फ्रंट सीट पर एक नफूस पहले भी मौजूद है। डोंट वरी, इसे भी अपना भाई समझे, लड़के ने शाइस्ता आवाज़ में कहा। सर पर कैप होने की वजह से वो दोनों उसे देख नहीं सकी। ओके भाई, परी ने उसके अखलाक से मुतासिर होकर जवाब दिया। जी तो मेरी प्यारी बहनों, आप यूनिवर्सिटी गई हुई थी? गाड़ी स्टार्ट करते ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के ने खुश अखलाकी से पूछा। जाहिर है यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ी थी तो वही गई थी ना, हुरा ने सख्त लहजे में जवाब दिया। आगे बैठे नुफूस की पेशानी में शिकने पड़ी। जी भाई वहीं गए थे, एक्चुअली हमारा ड्राइवर नहीं आया तो तभी, परी ने हुरा आंखें दिखाते फट से कहा। पर लगता है आपकी फ्रेंड को मेरा सवाल करना बुरा लगा, सॉरी, उसने शर्मिंदगी से कहा। अरे नहीं, एक्चुअली इनके भाई की शान में गुस्ताखी कर ली है गलती से, तभी ये गुस्सा है। इससे पहले कि हुरा कुछ कहती, परी जल्दी से बोल पड़ी। ऐसा नहीं है, एक गैर मर्द के लिए औरत का लहजा हमेशा सख्त ही होना चाहिए। आप चाहे बहुत अच्छे होंगे पर गैर महरम ही हैं, भाई बोलने से कोई भाई बन नहीं जाता, मेरा दीन यही कहता है। हुरा ने बाहर से गुजरती गाड़ियों की तरफ देखते जरा धीमी आवाज में जवाब दिया। आगे बैठे नुफूस के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। अचानक हुरा के चेहरे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई।
अंकल वजदान कहा करता था उसके नाना बहुत यंग और डैशिंग है। आज आपको देख के यकीन आ गया। सालार ने हंसते हुए तबसरा किया। ना करो भाई ऐसी बातें, ये खुद को यंग समझते रहे तो इनका जवान पोता कुंवारा ही मरना है फिर। अजलान की बेचारगी से कहने पर लाउंज में सबका मुश्तरका कहकहा गूंजा। बेशरम, आगा जान ने मसनूई गुस्से से डपटा। आई लव यू टू, अजलान ने शरारत से कहा। बाहर से आती मुसलसल बेल से ऐसा लग रहा था कोई बेल पे हाथ रखकर उठाना भूल गया है। हैरान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, मुसीबत उर्फ हुरिया अरसलान तशरीफ ला रही हैं। अजलान ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। अजलान बहन है आपकी? अरसलान साहब ने टोका। जी, किससे मिलना है आपको? अजी के बच्चे गेट खोला वरना कत्ल हो जाओगे आज। ओके ओके खोल रहा हूँ, क्या हो गया है यार? उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। हटो रास्ते से। होरा गुस्से से उसे साइड पर करती अंदर की जानिब बढ़ी। अरे रे रे, मिर्ची चबा के आई हो क्या? अजलान ने उसे घूरा। जैसे ही वो लाउंज में दाखिल हुई नजरें सामने बैठी नुफूस पर पड़ी। अरे हुरा मेरा बच्चा, आओ देखो तो कौन आया है। आगा जान ने मोहब्बत से हुरा को मुखातिब करते कहा, जबकि सामने बैठे नुफूस साकित रह गए। ये आपकी फुप्पो के बेटे वजदान और ये उनके दोस्त हैं सालार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हुनूस नकाब में थी। हुरा देर लगा दी आज? सफीना बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। जी मामा, कार खराब हो गई थी तो ड्राइवर बाबा नहीं आए, मध्यम लहजे में जवाब दिया। तो आप कैसे आई गुड़िया? अरसलान साहब परेशानी से जरा आगे हुए। इनके साथ। हुरा ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। सबने हैरत से सालार और वजदान को देखा। रास्ते में इन्होंने लिफ्ट दी, कॉलोनी के बाहर ही उतर गए हम। परी के घर से होते हुए आई हूँ, तभी लेट हो गई। आहिस्तगी से जवाब देते नजरें झुका ली। जी आगा जान, सच कह रही हैं ये सिस्टर। इन्हें कहा भी था हमने इसी तरफ जाना है, पर ये वहीं उतर गई। सालार ने मुस्कुराहट दबाते हुए शरारत से जवाब दिया। जी आगा जान, क्योंकि हम दोनों नहीं जानते थे इन्हें। अगर परी ना कहती तो मैं कभी इनके साथ ना आती। एतमाद से जवाब आया, जो मुकाबिल को महसूस कर गया। हाँ तो मुझे कॉल कर देती, घर पर ही था। अजलान ने माथे पर सिलवटे लिए कहा। सोचा था पर क्या? पर परी ने कहा तुम्हारे जैसे बंदर के साथ वापस आने से अच्छा है वो गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे दे। हंसी दबाते कंधे उचका के लापरवाही से जवाब दिया। सब हंस दिए। और तुमने कुछ नहीं कहा उसे? अजलान ने शर्म दिलानी चाही। अजी, अब मैं किसी को सच कहने से तो नहीं रोक सकती ना? मासूमियत से आंखें पटपटाकर जवाब दिया। अच्छा, अब लड़ना ना शुरू हो जाना। हुरा जाओ चेंज करके आओ, मैं खाना लगा रही हूँ। नहीं मामा, मैं परी की तरफ खाकर आई हूँ, बस आराम करूंगी। इतनी नरम लहजे में बात, ये वही लड़की है ना? सालार सिर्फ सोच ही सका। ठीक है बेटा, आप जाओ आराम करो, आगा जान ने नरमी से कहा। किसी की नज़रों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। सुस्ती से आंखें खोलते उसने वक्त देखा। उफ, शाम के 5 से ऊपर का वक्त था। मतलब मैं इतनी देर सोती रही। अल्लाह अल्लाह। जल्दी से फ्रेश होकर नमाज अदा करने के बाद वो बाहर लॉन में आई, जहाँ सब चाय की लवाजमात से लुत्फ उठा रहे थे। दूसरा लड़का शायद चला गया था और वो आगा जान के पास बैठा मुस्कुराते हुए किसी बात का जवाब दे रहा था। आगा जान का चमचा। वो लॉन में कदरे फासले पर लगे फूलों को देखने लगी। अरे ओ फूलों की रानी, यहाँ तशरीफ लाइए। अजलान ने आवाज़ लगाई। नाचारों से जाना पड़ा। वजदान ने नज़र उठाकर उसे देखा। ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने, जिसके दामन पर हल्का काम था, सिल्क का सियाह दुपट्टा, स्कार्फ की तरह किए नाक पर चमकती लौंग, सुर्ख सफ़ेद चेहरा, वो बहुत मासूम लग रही थी। पास रखी चेयर पर बैठते उसने आगा जान की चाय उठाकर लबों से लगा ली, किन अखियों से देखा। हुरा, कितनी बार कहा है ये हरकत ना किया करो। सफीना बेगम ने आंखें दिखाई। उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। बहू, हमारे बच्चे को मत डांटा करो। आगा जान ने नर्म मुस्कुराहट से हुरा को देखा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अजलान हुरा से वजदान की जलसी जानता था, इसलिए मुस्कुराहट दबाकर बोला। ओ, वो क्या? वो एक्साइटमेंट से अजलान की जानिब मुतवज्जा हुई। कल तक वेट करो, समझ जाओगी। बेनियाजी से जवाब आया। नहीं, मेरे पेट में दर्द होता रहेगा, प्लीज़ इजी बताओ ना, उसने बेसब्री से पूछा। इन दोनों की नोक झोंक देखते सबके चेहरों पर मुस्कुराहट उमड़ आई। आगा जानी, बाबा जान, मामा, आप सब जानते हैं ना, बताइए ना मुझे। अजलान को तंग कर देख हुरा ने जिद्दी लहजे में पूछा। ना बाबा, सुबह का इंतज़ार करिए। अजलान साहब ने हरी झंडी दिखाई। उसने खुफगी से मुंह बसोरा। ओ, मैं समझ गई, फुप्पो आ रही है ना? हुरा ने चहक कर पूछा। वो भी आ जाएंगी बहुत जल्द, पर अभी नहीं, मिसेज अरसलान ने जवाब देते कप लबों से लगाया। ओके, मत बताएं, मैं जा रही हूँ। खुफगी से कहती वो मेन गेट की जानिब बढ़ी। वजदान ने हैरानी से देखा, जबकि बाकी सब ने हंसी दबाते हुए मुंह फेरा। हाँ हाँ जाओ, मुसीबत प्लस हो रहा अरसलान। अजलान ने जोर से आवाज़ लगाई। मैं सच में जा रही हूँ, ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा गया। मिसेज अरसलान ने गोया जान छुड़ाई। बाबा आगा जान, मैं जा रही हूँ, उसने रोनी सूरत बनाकर दोहराया। अरसलान साहब ने कप लबों से लगाया। हुरा बेटा। आगा जान की ऊंची आवाज़ पर वो जल्दी से पलटी। गाड़ी लेकर जाना, पैदल थक जाओगी। मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से कहते वो रुख मोड़ गए। सदमे से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब किसी को भी परवाह नहीं? इस घर में मेरा भी आधा हिस्सा है, इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली, ना अपना हक ना आप लोगों की जान। अच्छी तरह समझ जाइए, परी की तरफ जा रही हूँ, आ जाऊंगी शाम तक अपने घर।
लफ्ज़ अपने घर पर जोर देते मुड़कर दोनों हाथ पर कमर रखे गुस्से से कहती, दरवाजा धड़ाम की आवाज से बंद करके चली गई। पीछे सब कहकहा लगाकर हंस दिए। रात को डिनर करते वक्त भी उसने सबको इग्नोर किया और सोने का कहकर अपने रूम में चली गई। सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठते हुए सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाराजगी कम हुई हमारे बच्चे की? जहांगीर साहब ने पूछा। आप सबको मेरी नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है आगा जान? ब्रेड पर जैम लगाते आहिस्तगी से जवाब दिया। अच्छा बाबा, हम बता देते हैं। उसका नाराज नाराज सा चेहरा देखते मजीद उसे तंग करने का इरादा छोड़ते जहांगीर साहब ने उसे मुस्कुराते हुए कहा। नहीं आगा जान, अजलान ने एहतजाजन बोला। खामोश, अब हम मजीद अपने आंगन की फूल को मुरझाया हुआ नहीं देख सकते। अच्छा तो बेटा जी, बात कुछ यूँ है कि आज आप दोनों के साथ, बल्कि चारों के साथ, जिसमें अजलान और अरसल भी शामिल है, वजदान बेटा भी जाएंगे यूनिवर्सिटी। आगा जान ने उसे नरमी से जवाब दिया। मगर आगा जान, मामा तो कह रही थी ये 1 साल स्टडी कंप्लीट करके आए हैं। हुरा ने नासमझी से उन्हें देखते हैरत से पूछा। नहीं बेटा, पढ़ने नहीं बल्कि पढ़ाने जाएंगे, लेक्चरर के तौर पर। अरसलान साहब ने मोहब्बत से अपने भांजे को देखते कहा, जो हैदर साहब के बिजनेस को संभालने के साथ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के फराइज भी अंजाम दे रहा था। ओ अच्छा, बात समझते संभल कर कहा। तो क्या पढ़ाएंगे मिस्टर हिटलर? उप्स, आई मीन वजदान सर, कोहनी मेज पर रखे दिलचस्पी से पूछा। पहला मौका था जब हुरा ने उसे मुखातिब किया, जबकि वजदान ने पहली बार उसके मुंह से पुराना तर्ज मुखातिब सुनकर महजूज हुआ। आई डोंट नो, लेट्स सी। वजदान ने कंधे उचकाकर रसानी से जवाब दिया। भाई, मैं और अरसल तो हैं मेडिकल के स्टूडेंट, और हमारा अपार्टमेंट भी अलग है। मेरी दिल से दुआ है बड़ी कि आप इन चुड़ैलों की क्लास लेने से बचे रहें। आमीन। असलान ने बाकायदा दोनों हाथ उठाकर दुआ दी। और ऐसा क्यों? वजदान ने ताज्जुब से पूछा। जाहिर है, जब इतनी नालायक स्टूडेंट होंगी तो बचना ही चाहिए ना। असलान ने मुस्कुराहट दबाकर रास्ताना अंदाज में कहा। अजी के बच्चे, हुरा गुस्से से चीखी। बेटा, वैसे तो असलान बाइक पर जाता है और हुरा मेरे साथ, पर घर पर 2 गाड़ियां हमेशा मौजूद रहती हैं। आज से आप उस पर जाना और वापसी पर हुरा और परी भी आपके साथ आ जाएंगी। नहीं बाबा, मैं और परी ड्राइवर के साथ आ जाएंगे, इन्हें जहमत होगी। अरसलान साहब के कहने पर हुरा मदाखलत करती झट से बोल पड़ी। नहीं, जहमत कैसी, वजदान पुत्र के साथ आ जाना, दोनों ठीक कह रहा है अरसलान। आगा जान ने फैसला सुनाया। मुझे कोई एतराज़ नहीं अगर ये चाहें तो। बगैर उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखते वजदान ने जवाब दिया। तो बस आज से वजद के साथ आना तुम दोनों। अजलान को कितना कहा है कि गाड़ी ले जाया करो, बहनें साथ आ जाएंगी, मगर माँ की बात तो कभी सुननी नहीं इस लड़के ने। मामा प्लीज़, मेरी एक ही बहन है, उस चुड़ैल को मेरी बहन ना बोला करें। नैपकिन से मुंह साफ करते अजलान ने खफगी से कहा। अजलान, ऐसा नहीं कहते, कितनी अच्छी बच्ची है वो। जहांगीर साहब ने टोका। सॉरी दादा जान। हाँ यार, कब जान छूटेगी इस पढ़ाई से, मैं अपनी नींदें पूरी करूँगी। राहदारी से गुजरते परी ने सुस्ती से अंगड़ाई लेते हुए कहा। हाँ तो तुम कौन सा पूरे दिन रात पढ़ाई करती रहती हो? उम्मे हानी ने ग्लासेस सीधी करते लुकमा दिया। ओए चश्मश, चुप रहो, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकती। रात को नींद नहीं आती और दिन को जागा नहीं जाता। परी ने बेचारगी से दुहाई दी। परी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, जबकि होरा ने गलती से मैथ की सब्जेक्ट ले लिए थे। जिले और उम्मे हानी इस्लामियात की स्टूडेंट थी। असल झटका तो होरा को मैथ के पीरियड में लगा जब वजदान हैदर क्लास में दाखिल हुआ। सफ़ेद रंगत पर सजी दाढ़ी, ब्राउन आंखें, गाल पर पड़ने वाला गहरा डिम्पल। वही अजली मुस्कुराहट के साथ 3 पीस सूट में पूरी वजाहत के साथ क्लास में इंटर हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ वजदान रज़ा हैदर, आई एम योर न्यू मैथ टीचर। हल्की मुस्कुराहट से तारुफ करवाया। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स सर, माय नेम इज़ माहम एंड आई एम। फर्स्ट रो में बैठी लड़की ने इंटरव्यू करवाया। ओके फाइन, पर मैंने तो आपसे आपका तारुफ नहीं पूछा। फिर सीने पर हाथ बांधे हल्की मुस्कुराहट से पूछा। नहीं सर, आपका आज पहला दिन है तो आपको इंट्रो करवा रहे, लड़की ने शर्मिंदा होते जवाब दिया। ओके बैठ जाइए स्टूडेंट, लिसन टू मी। आपका पहला तारुफ मेरे नज़दीक आपकी काबिलियत होगी। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, वॉट एवर। शायद आप सबके नाम इस क्लास से बाहर कदम रखते ही मुझे भूल जाएं, मगर अगर आप में काबिलियत है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो सालों याद रहेंगे। याद रखिए, आपकी काबिलियत और अखलाक आपका पहला तारुफ है किसी भी जगह। इज़ दैट क्लियर? संजीदगी से बात करके आखिर में नरमी से पूछा। यस सर। सब स्टूडेंट ने मुतासिर कुन अंदाज में उसे देखा। सर मेरा एक मासूमाना सवाल है, एक लड़के ने जल्दी से पूछा। यस सर, क्या आप मैरिड हैं? सॉरी टू से सर, शायद गर्ल्स पूछना चाहती हैं। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी। जी बिल्कुल, मैं मैरिड हूँ और माशाल्लाह से 2 बच्चे भी हैं, अजली संजीदगी से जवाबन कहा, जबकि हुरा का मुँह हैरत की ज्यादती से खुल गया। वजदान ने उसे देखकर नजरें चुराई। झूठा। ब्रेक में बरगद के दरख्त के नीचे वो चारों बैठी थी। जिले कोई नोट्स बना रही थी, परी चिप्स के पैकेट से इंसाफ करते हुए हानि को सुन रही थी। यार क्या बताऊं, क्या बंदा है, क्या जादू है उसकी आवाज़ में, इंसान सुनता ही रहे। जब उसने क्लास में एंट्री दी, ओफ, सब देखते रह गए। जहाँ ने सिकंदर वर्गाए।
हानि ने आंखें मिचते हुए कहा। हूरा कोफ से पहलू बदल कर रह गई। ऐसा है तो फिर तो अभी चलो मेरे साथ, मैं भी देखूं उस जहानी सिकंदर को, परी ने एक्साइटमेंट से उठते हुए कहा। बैठ जाओ, इधर नहीं है वो कोई जहानी सिकंदर, परी का बाजू खींचते हूरा ने सख्ती से टोका। उसके ऐसी रद्देमल पर तीनों ने बर वक्त हैरत से हूरा को देखा, जिस पर वो एकदम गड़बड़ा गई। वो उसने गहरी सांस भरते जब से आंखें बंद करके खोली। वो मेरी फूफो का बेटा है, वजदान रजा हैदर। क्या? वजदान सर तुम्हारी कजिन है? हानि ने चीख कर पूछा। हाँ, बेजारगी से जवाब दिया। तुम वजद भाई की कजिन हो? जिल्ले हुमा ने खुशगवार हैरत से पूछा। हाँ, व्हाट भाई? हूरा ने नासमझी से सवाल किया। वो उनके दोस्त हैं, मैंने बताया था ना, मेरी कजिन जो मेरी मंगेतर। जिले ने शर्माते हुए बात अधूरी छोड़ी। नाम क्या है तुम्हारे उस कजिन का? हूरा ने ज़रा आगे होकर पूछा। सालार। मेरी कोई बात सुनेगा कि नहीं? पहले हूरा, वो तुम्हारा कजिन आ गया है और यहाँ लेक्चरार है, मुझे क्यों नहीं बताया? परी की तोपों का रुख अब हूरा की जानिब था। आंखें दिखाते गुस्से से पूछा। भूल गई थी यार, कल जो गाड़ी में थे जिन्होंने हमें लिफ्ट दी, जो ड्राइविंग सीट पर था, तुम्हारा भाई सालार नाम है उनका, जिले के मंगेतर हैं वो, और उनके साथ उनका दोस्त वही था वजदान। जब मैं घर गई तो ये दोनों वहीं थे और सुबह ही पता चला कि वो यहाँ पढ़ाएंगे और वापसी पर ड्राइवर बाबा की जगह वो हमें ड्रॉप भी करेंगे। बुरा सा मुंह बनाकर हुरा ने बात मुकम्मल की। ओ वाओ एमजी, मतलब सिल्ली मेरी भाभी है? वाओ, परी ने खुशी से तकरीबन चीखते हुए कहा। उन दोनों ने कल वाला वाक़या जिले और हानि को बताया और इस औरत की वजह से मैं अपने भाई का नाम भी नहीं पूछ सकी। परी ने दुख से कहा। यार मैं सॉरी करना चाहती थी, पर जब मेरी आँख खुली वो चले गए थे। मेरी तरफ से सॉरी कर लेना, हूरा ने शर्मिंदगी से जिले को कहा। कोई बात नहीं, तुमने जो किया ठीक किया। गैर महरम के हवाले से औरत को इतना सख्त होना चाहिए। बाकी मेरी उनसे बात नहीं होती, जिले ने रसानियत से जवाब दिया। क्या तुम्हारे मंगेतर प्लस कजिन से बात नहीं होती? परी ने ताज्जुब से पूछा। होती है, आमने सामने अगर आ जाए तो, वरना नहीं। वो मंगेतर है, शौहर तो नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मंगेतर है, बात करने में कोई हर्ज नहीं, पर मैं बताऊं, ये जो समझना होता है ना, ये अक्सर महंगा पड़ जाता है। जब दो नामहरम एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे कॉल हो या मैसेज, उनके दरमियान तीसरा शैतान होता है। कब तक वो एक दूसरे से आप जनाब में बात करेंगे? आहिस्ता आहिस्ता उनका नफ्स उन पर हावी हो जाता है। फिर अस्तगफिरुल्लाह, वो एक दूसरे से वो बातें करने लग जाते हैं जो सोचते हुए भी शर्म आए। रिश्ते पाकिज़ा ही अच्छे लगते हैं। नामहरम के मुंह से वफ़ा की बातें, जैसे इब्लीस के मुंह से खुदा की बातें। ज़िंदगी की जंग लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के म्यार से नीचे न गिरें। जिले ने मुस्कुराते हुए बात मुकम्मल की। जिले, तुम बिल्कुल वजदान सर की तरह गहरी बातें करती हो। हुरा जो इनमाक से जिले की बात सुन रही थी, हानि के कहने पर सख्त बदमज़ा हुई। अच्छा यार चलो, क्लास का टाइम हो गया। अस्सलामुअलैकुम सर। गाड़ी में पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते परी ने झट चहक कर वजदान को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी स्टार्ट करते हुए खूबसूरत भारी आवाज़ में जवाब दिया। मेरा नाम परीश है, उर्फ परी है, नाम तो सुना होगा। परी ने उस वजीह शख्स को देखते हुए मुस्कुराहट दबाकर कहा। जी जी बिल्कुल, बचपन में मेरी दादी परियों की कहानी सुनाती रहती थी। मुस्कुराते हुए वजदान ने जवाब दिया। हाँ हाँ जी, वही परी हूँ मैं। वैसे जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया आपको। अच्छा, तो क्या सुना है और किससे सुना है मेरे बारे में? बैकव्यू मिरर से हुरा को आंखों में समोते कहा, जो बेनियाजी से ग्लास विंड से बाहर देख रही थी। यही कि एक डैशिंग हैंडसम गुड लुकिंग बंदा हमारी यूनी में जलवा अफरोज हुआ है। परी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, एंड आई एम 100% श्योर ये अल्फाज हमारी शान में आपके साथ बैठी हस्ती ने नहीं कहे होंगे। हुरा ने चौंक कर एक नज़र उसे देखा और निगाहें फेर ली। अरे नहीं, मेरे साथ वाली हस्ती की इतनी अच्छी चॉइस नहीं, परी ने कदरे दुख से कहा। दोनों बेसाख्ता हंस दिए। हुरा ने दांत पीसे। भाई अंदर आइए ना, गाड़ी से उतरते परी ने मान से कहा। नहीं बहना, फिर कभी सही, नरमी से जवाब आया। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम पक्का? परी ने उंगली दिखाई। हाँ हाँ ओके पक्का। हुरा जानी, तुम फर्स्ट सीट पर बैठ जाओ। हंसी दबाते हुए परी अब हुरा से मुखातिब हुई। नहीं, मैं ठीक हूँ। आधा घंटे में भाई भी बन गया। लिसन हुरा, गैराज में गाड़ी खड़ी करते आवाज़ दी। नाचार उसे रुकना पड़ा। गाड़ी लॉक करके वजदान उसके मद्दे मुकाबिलान खड़ा हुआ। जी बोलिए। हुरा ने इधर उधर देखते पूछा। आई नो हुरा, आप मुझे पसंद नहीं करती, आई डोंट नो क्यों, मगर एक साथ यूं नहीं आते जाते हैं। मुझे आपके सेल फ़ोन नंबर की ज़रूरत होगी। काम की वजह से लेट हो जाऊं तो इन्फॉर्म कर दूं। थोड़ी देर पहले वाले वजदान से कदरे मुख्तलिफ संजीदा लहजे में कहा। नहीं ऐसा नहीं है, हुरा ने लब काटते शर्मिंदगी से कहा। मेरा नंबर नोट। एकदम उसे ज़िले की बातें याद आते वो रुक गई। सॉरी, मैं आपको नंबर नहीं दे सकती, इसलिए नहीं कि आपको पसंद नहीं करती, बल्कि इसलिए कि आप नामहरम हैं और मेरी दोस्त कहती है एक औरत और मर्द के दरमियान तीसरा शैतान होता है, चाहे कॉल हो या मैसेज। एतमाद से जवाब दिया। उसके जवाब ने मुकाबिल को और उसका गुरविदा बना दिया।
ओके, सो आपका नंबर लेने के लिए मुझे आपका महरम बनना पड़ेगा, हाँ? मुस्कुराहट दबाते आईब्रो उचकाकर पूछा। जी बिल्कुल, हुरा ने जवाब दिया, पर उसकी मुस्कुराहट देखते जल्द ही से उसे एहसास हो गया कि क्या कह गई। ना ना, मेरा नहीं, मेरा मतलब, घबराकर जवाब दिया। तो फिर क्या मतलब था? हुनस मुस्कुराते शरारत से पूछा। गाल में पड़ता गड्ढा गहरा हुआ। कोई हंसते हुए इतना खूबसूरत भी लग सकता है? हुरा मबहूत होकर उसे देखे गई। बताइए। उसकी बात पर वो होश में आई, अपनी बेख्तियारी पर खुद को कोसते भाग गई। एंजल, मुस्कुराते हुए वजदान ने मध्यम आवाज में कहा और अंदर चल दिया। सदर शुक्र के लाउंज में कोई नहीं था। वो भागते हुए अपने रूम में गई, दरवाजे के पुश से टेक लगा के गहरे सांस लिए। हाय, ये क्या हो गया था मुझे? जिल्ली ठीक कहती है, एक मर्द और औरत के दरमियान तीसरा शैतान होता है। एक तो है इतना खूबसूरत, ऊपर से गाल में पड़ने वाला डिम्पल। ओ फूरा, क्या सोच रही हो? रात को डिनर करते हुए भी उसने वजदान को देखने से गुरेज किया, न जाने क्यों। उस शख्स की एक मुस्कुराहट मुकाबिल की दुनिया हिला लेती थी। वजदान उसका ग्रेज बखूबी महसूस कर रहा था। तो वजदान बेटा, आपको तंग तो नहीं किया इन दोनों ने वापसी पर? मिसिस सफीना ने प्यार से पूछा। नहीं मुमानी जान, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा रहा दिन। ये तो खामोशी रही पूरे रास्ते, मगर परी बड़ी नटखट सी हैं, बोर नहीं होने दिया उन्होंने। एक नज़र हुरा को देखते अदब से जवाब दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा रास्ता हुरा खामोश रही। ये मेरे कान क्या सुन रहे हैं? अरसलान साहब ने उसे छेड़ा। बाबा, उसने मुंह बसोरा। खैर बड़ी, ये परी कोई मासूम नहीं, 2 दिन जाओगे ना इसके साथ, लग पता जाएगा। अज़लान, क्यों पड़े रहते हो इस मासूम बच्ची के पीछे? कितनी अच्छी है। तुम खुद तंग करते हो इसे, तभी नहीं बनती इसके साथ। मिसिस अरसलान ने झड़का। तोबा तोबा, मासूम? बाकायदा दोनों कानों को हाथ लगा के कहा। बिल्कुल ऐसा ही है, और आज तो मैंने भी उन्हें बहन बोल दिया है। और वजदान हैदर अपने रिश्तों के बारे में बहुत पॉजिटिव है। दोस्ती हो या दुश्मनी, दोनों अच्छे से निभाता हूँ, आई समझ? अज़लान के कंधे पर हाथ रखकर संजीदा अल्फाज में बावर कराया। समझ गया, अज़लान ने सच में सहम कर जवाब दिया। इसकी हालत पर सबने कहकहा लगाया। वो ऐसा ही था, उसका ज़रा सा रौब भी मुकाबिल नहीं बर्दाश्त कर सकता था। रात की तारीकी में अपने रूम से बाहर बालकनी में खड़ी वो आसमान की जानिब देख रही थी। सर्दी के एहसास से उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाए, पर एकदम रुक गई। लॉन में रखी चेयर पर उसे हुला सा बैठा नजर आया। गौर करने पर उसने देखा, टांग पर टांग रखे उसे वजदान बैठा दिखाई दिया। ये स्मोकिंग कर रहा है? हुरा ने खुद कलामी की। नहीं, सबके सामने तो बड़ा शरीफ बनता है। खैर मुझे क्या। कंधे उचकाकर वो अपने रूम में चल दी। सुबह फजर की नमाज के बाद तिलावत से फारिग होकर वो हस्बे मामूल लॉन में चहलकदमी करने आ गई। सर्दी की वजह से फूलों पर ओस के नन्हे नन्हे कतरे पड़े हुए थे, जो बहुत दिलफरेब लग रहे थे। इतने में उसे शलवार सूट में बाजू का कफ मोड़े वो आता दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग। वही जानलेवा मुस्कुराहट। गुड मॉर्निंग, आप इतनी सुबह? सवालिया निगाहों से पूछा। हाँ, वो फजर के लिए निकला था, वापसी पर पास ही पार्क में चला गया जॉगिंग करने। सीने पर हाथ बांधे फुर्सत से उसे देखते जवाब दिया। आप रोज़ फजर पढ़ने मस्जिद जाते हैं? नहीं, आज ही गया हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए, शरारत से जवाब आया। हुरा ने खफगी से उसे देखा। फिर तो बड़े शर्म की बात है, आप रज़ाए खुदा के लिए नहीं, एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मस्जिद जाते हैं। दांत पीसते हुए कहकर पैर पटकती वो अंदर चली गई। फजदान ने हंसते हुए सर झटका। वो चारों, जिनमें अज़लान भी शामिल था, उस वक्त लंच के लिए एक 5 स्टार होटल में बैठे थे। चूँकि आज वजदान भैया पहली बार हमारे साथ आए हैं, यहाँ तो मिस्टर अज़लान, बिल तुम दोगे। लास्ट टाइम मैंने और हुरा ने दिया था, परी ने हुक्मी अंदाज में कहा। जी नहीं, लास्ट टाइम जब हमने यहाँ डिनर किया था, अरसल और मैंने बिल दिया था। झूठे, याद करो, अरीशा की बर्थडे वाले दिन किसने दिया था बिल? हाँ, आंखें दिखाते हुए गुस्से से पूछा। अरे अरे, 1 मिनट। वजदान जो फ़ोन यूज़ कर रहा था, उन दोनों की लड़ाई शुरू होते देख जल्दी से बोला। आज का लंच मेरी तरफ से, सब अपना अपना ऑर्डर लिखवाओ। मगर भाई, खामोश कह दिया ना बस, ज़रा सख्त लहजे में कहा गया। सब ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पास से गुजरता एक नफूस उसे देखकर एकदम ठिठक कर रुका। OMG वजदान, तुम? खुशगवार हैरत से कहा गया। वो जो खाना खाने के साथ साथ सबसे बातों में मशगूल था, एकदम मुतवज्जो हुआ। ब्लैक कलर की ट्राउज़र पर नेवी ब्लू कलर की चुस्त शर्ट पहने, आंखों पर सनग्लासेस लगाए, गले में स्टॉल, सफ़ेद रंगत, आंखें बड़ी किए मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया। निशा, तुम जानती हो कि लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता, वजदान ने संजीदगी से कहा। ओ, भूल गई थी, शर्मिंदगी छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा। उन तीनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। ओके, तुम यहाँ कैसे? वजदान ने नागवारी छुपाते सवाल किया। दोस्तों के साथ घूमने आई थी, किस्मत से तुम मिल गए। खैर, ये कौन है? कज़िन है तुम्हारी? उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, यक लफ्ज़ी जवाब दिया। ओके वेल, मैं वजदान के बाबा की बिजनेस पार्टनर की बेटी हूँ, निशा अलवी, मगरूर लहजे में कहा गया, जो वजदान को बिल्कुल न भाया। ओह, नाइस टू मीट यू, हुरा ने खुश अखलाकी से कहते अपना हाथ आगे बढ़ाया। सॉरी टू से मिस हजाबन, पर मैं अजनबियों से हाथ नहीं मिलाती, मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में कहा गया। हुरा ने शर्मिंदगी से हाथ पीछे कर लिया।
परी का बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की को उठाकर बाहर फेंक दे। अजलान ने गुस्से से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर वजदान की जान पहचान की वजह से चुप रहा। निशा, तुम्हें अपने दोस्तों की तरफ चले जाना चाहिए, वेट कर रही होंगी। जब से गिलास पर गिरफ्त मजबूत किए ठंडे लहजे में कहा। गुस्से की ज्यादती से आंखें लाल हो रही थी। वॉट एवर, मुझे तुम्हारे साथ ही लंच करना है। उन्हें बोल दूंगी, चलो दूसरी टेबल पर चलते हैं। वजदान का बाजू पकड़ते जिद्दी लहजे में कहा। मिस निशा अलवी, क्या आपको मेरी बकवास समझ नहीं आ रही? आई से गो नाउ। एक झटके से अपनी जगह से उठते गिलास फर्श पर मारते हुए कहा। वो तीनों भी अपनी जगह से उठ गए। निशा सहम कर 2 कदम दूर हुई। तो तुमने मुझ पर शाउट किया? निशा अलवी पर, अपनी होने वाली बीवी पर वजदान हैदर? निशा ने सदमे से पूछा। वजदान हैदर की बीवी वो लड़की होगी जिसे देखकर निगाहें इज्जत से झुक जाएं, शर्म से नहीं। वो हिजाबन हो सकती है पर बेहुदा लिबास में नहीं। सुर्ख आंखें उसकी आंखों में गाढ़े मजबूत लहजे में कहा। देख लूंगी तुम्हें, उंगली उठाकर वार्न किया। श्योर। बाहर की तरफ इशारा करते जब्त से कहा। एक नज़र इर्द गिर्द सब पर डालते एहसास तौहीन से तैश में आकर कहा, और वो तनफन करती चली गई। वजदान ने दोनों हाथ बालों में फेरते गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया। सॉरी गाइस, उसने शर्मिंदगी से उन तीनों को देखते माजरत की। इट्स ओके बड़ी, आपकी कोई मिस्टेक नहीं। खैर, अब खाना खा ही चुके हैं तो जो बचा है पैक करवा लें, और मेहरबानी करके अपना क्रेडिट निकालिए, अजलान ने शरारत से कहा। ये इसके हैं, रख लें। ग्लासेस की तरफ इशारा करके बिल के साथ इजाफी रकम देते संजीदगी से कहा। गाड़ी में भी परी और अजलान माहौल ठीक करने के लिए नोक-झोंक करते रहे। हुरा बिल्कुल खामोश थी। वजदान ने सख्ती से मुट्ठी भेजी। रोको गाड़ी रोको। हुरा की तेज़ आवाज़ के कहने पर वजदान ने एकदम ब्रेक लगाई। तीनों ने परेशानी से हुरा को देखा। क्या हुआ? परी ने पूछा। वो सामने आइसक्रीम पार्लर है। हुरा ने मासूमियत से आंखें पटपटाकर जवाब दिया। क्या है, ऐसे ना देखो। परी के गुस्से से घूरने पर वो चिढ़कर बोली। अजलान ने सीट की पुष्ट पर सर टिका लिया। परी ने माथा पीटा, जबकि वजदान ने नासमझी से उसे देखा। तो वजदान ने नासमझी से पूछा। तो क्या खानी है? मुझे भूख लगी है। ओके। वजदान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी रिवर्स करते सर झटका। वो परी के घर से वापस आई थी। सामने ही लॉन में वो उसे ब्लैक जींस पर वाइट शर्ट पहने कॉल पर बात करते नजर आया। हुरा सुनिए। कॉल रखते वो अंदर जाती हुरा से मुतवज्जह हुआ। जी। आई एम सॉरी, मैं निशा की तरफ से सॉरी करता हूँ, शर्मिंदगी से कहा। इट्स ओके, मैं तो भूल भी गई, हुरा ने सादगी से जवाब दिया। थैंक्स, मध्यम मुस्कुराहट से जवाब दिया। वैसे क्या वो सच में आपकी मंगेतर थी? वो न जाने क्यों पूछ बैठी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ। निशा और मैं साथ पढ़े हैं, उसे हमेशा बहन समझा है, इज्जत दी है, पर शायद मर्द को भी औरत के साथ इतना नरम लहजा नहीं रखना चाहिए जिससे उसके दिल में कोई खुशफहमी पैदा हो, संजीदा अल्फाज में कहा। बिल्कुल, जिस तरह एक औरत को पर्दे का हुक्म है, मर्द को भी निगाहें झुकाकर चलने का हुक्म है, ताकि कोई फितना न पैदा हो, हुरा ने नरमी से जवाब दिया। बिल्कुल, वजदान ने तायीद की। वैसे क्या आप वही पहली वाली हुरा हैं जो बहुत लाउबाली से नाक में दम करके रख लेती थी? वजदान ने शरारत से पूछा। जी बिल्कुल, और आप क्या वही वजदान हैदर हैं जो हर वक्त हिटलर खान बने रहते थे, जिनके नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता था, हर वक्त खजाने को दौड़ते थे? उसी के अंदाज में तीखी आंखों से पूछा। हाँ, जी नहीं, मैं नहीं था, आप बहुत शरारती थी, सर को नफ़ी में हिलाते हंसते हुए कहा। हाँ, तो बच्चे तो होते ही शरारती हैं, आप ही सड़ियल थे। वो भी हुरा थी, कहाँ हार मानती। ओके ओके, मान लिया, पर आप तीनों की शरारतों पर बड़ों से मैं ही बचाता था, वजदान ने हार मानते हुए कहा। जी हाँ, अच्छी खासी क्लास लेकर, खफगी से फट जवाब आया। वैसे फूफो लोग कब आएंगी? मैं अली को मिस करती हूँ, हुरा ने उदासी से कहा। जी जी, आपका पार्टनर ऑफ क्राइम जो था, वजदान ने जलकर कहा। तो ठीक है ना, आपकी तरह खड़ूस तो नहीं है, खफगी से कहती वो अंदर चली गई। लो जी, एक और खिताब। वजदान ने गहरा सांस लेकर आसमान को देखा और मुस्कुरा दिया। इतने अरसे बाद हुरा से यूँ बातें करके उसे बहुत अच्छा लगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रोज़ वापसी पर वजदान और परी की नोकझोंक लगी रहती। अब तो हुरा भी उनकी बातों में हिस्सा लेने लगी थी। अजलान भी वापसी पर उनके साथ हो जाता, पर परी को ज़्यादा तंग न करता। आज संडे था, सबने मिलकर क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया। लड़कों की अलग टीम थी और लड़कियों की अलग। लड़कियों में परी, हुरा और अरिशा, लड़कों में अजलान, वजदान और सारिम थे। लॉन में एक तरफ कुर्सियों पर अरसलान साहब, जहांगीर साहब और इब्राहिम साहब बैठे थे, जबकि सफ़ीना बेगम और निघत बेगम अंदर लाउंज में थी। तो नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, ये चुन्नी मुन्नी सी लड़कियां आज हारने के लिए हम शेर दिल मर्द मुजाहिदों के मद्दे मुकाबिल आई हैं। इनकी जुर्रत को पहले तो सलाम कहता हूँ। कमेंट्री करते हुए अरसल ने कहा। ओह हेलो मर्द मुजाहिद, पहले मैदान में आओ, हुरा ने ललकारा। उसने ऑफ वाइट कपड़ों में सर पर सलीके से स्टॉल किया हुआ था, जबकि परी ब्लैक जीन्स पर वाइट लॉन्ग शर्ट और सर पर कैप पहन रखी थी। चलो भाई, अब गैरत का सवाल है, जीतना ही पड़ेगा, वजदान ने मुस्कुराकर जवाब दिया।
गेम शुरू हो चुका था। तय ये पाया था कि लड़के पहले बैटिंग करेंगे फिर लड़कियां, क्योंकि हुरा की बॉलिंग बहुत अच्छी थी। सबसे पहले अजलान आया, मुकाबिल परी थी। पहली ही बॉल पर छक्का लगा। अजलान ने हंसते हुए तमस्सुर से उसे देखा। खुश हो जा छुछुंदर, परी ने उसे चिढ़ाया। परी ने जैसे ही बॉल फेंकी, अजलान जो गुस्से की वजह से छक्का मारने की तैयारी में खड़ा था, बॉल को जोर से शॉट लगाई जो दूसरी तरफ खड़ी हुरा ने भागकर थाम ली। याहू! मर्द मुजाहिद का एक सिपाही एक छक्का लगाकर आउट हो गया। हुरा ने हंसते हुए अरीशा के हाथ पर ताली मारते हुए कहा। अजलान तैश में साइड पर हो गया। डोंट वरी यार, क्या हो गया, अभी हम दोनों हैं ना, वजदान ने उसे गुस्से में देखते कहा। दूसरा खिलाड़ी अरसल था। 30 रन बनाकर आखिरकार वो भी परी के हाथों आउट हो गया। अब सिर्फ वजदान था। 67 रन बनाकर भी वो आउट ना हुआ। मुकाबिल अब हुरा थी। अब तो आउट हो जाए वजदान भैया, हमारी बारी कब आएगी? अरीशा ने रोनी सूरत बनाकर वजदान को मुखातिब किया। हाँ हाँ ओके प्यारी गुड़िया, कहिए अपनी आपी को कि वजदान हैदर उनसे हारने के लिए तैयार हैं। नजरों में हुरा को समोते आंच देते लहजे में कहा। तीसरी बॉल पर वजदान आउट हो गया। अब उन्हें 104 रन का टारगेट मिल गया था। सबसे पहले अरीशा आई बैटिंग के लिए। मुकाबिल अजलान था। सबसे छोटा होने की वजह से उसे आहिस्ता बॉल करवाई गई, मगर 20 रन बनाकर वो भी आउट हो गई। दूसरे नंबर पर परीशे थी जो 55 रन बनाकर वजदान से आउट हो गई। अब सिर्फ हुरा थी। वजदान का एक ओवर बाकी था। हुरा को उसी ने बॉल कराई। पहली बॉल मिस गई। वो बॉलिंग में बहुत अच्छी थी, सिर्फ वजदान समझ रहा था, इसलिए उसे बहुत आहिस्ता बॉल करवा रहा था। अरे बड़ी हराना है, क्या इतनी स्लो बॉल करवा रहे हो? अजलान ने वजदान को स्लो बॉल करवाते देख मदाखलत की। हुरा जो पहले ही वजदान की बॉल करवाने पर नर्वस हो रही थी, अगली ही बॉल पर 34 रन बनाकर आउट हो गई। अरसल और अजलान ने खुशी से चीख मारी। हुरा ने आंखों में आई नमी छुपाई जो वजदान की नज़रों से पोशीदा न रह सकी। 1 मिनट मेरी बात सुनो सब, वजदान ने सबको मुतवज्जे किया। और यहाँ करते हैं हम अपने इस नावल को ख़त्म। अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ है नावल, इसका सेकंड एपिसोड आएगा। हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो आज ये इसका पहला हिस्सा है और इंशाल्लाह आपको कल इसका दूसरा हिस्सा मिल जाएगा। अगर आपको नावल पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको नावल कैसा लग रहा है और आप कौन सा नावल सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।